whenever we have appeared for UPSC Prelims CSAT paper, we both have been able to score 100 plus marks in each attempt. Hi, this is Smriti and she is Dikshita, and today we are here to discuss our last 10 days prelims CSAT strategy to score more than 90 plus marks. Hi Smriti. Hi Dikshita. So we know that CSAT paper has become a headache for all the students. Right. आपने भी CSAT पेपर दिया और मैंने भी, लेकिन 2021 से पहले CSAT पेपर आता था, that was quite easy comparatively to 2020. Absolutely. मेरे भी बहुत सारे फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट हैं जो अटेम्प्ट किए थे 2023 में, उनका जो स्कोर है वो 50 से 60 के बीच में रहा और क्वालिफाइंग मार्क्स है CSAT पेपर में से, जिसकी वजह से उनका प्रीलिम्स नहीं हो पाया डिस्पाइट उनका जो GS पेपर 1 का स्कोर मोर देन 100 थी। तो ये एक बहुत बड़ा हेडेक था उनको सब स्टूडेंट के लिए। तो उसको हम कैसे टैकल करें आज हम डिस्कस करें। CSAT पेपर के अंदर जो सब टॉपिक है कॉम्प्रिहेंशन, और कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रैटेजी मैं बताऊंगी एज एस्पिरेंट, क्योंकि जब मैंने CSAT पेपर दिया आई वाज एबल टू रीडिंग क्वेश्चन, तो ये मैं बोल सकती हूँ कि कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रेंथ पार्ट रही और हमेशा CSAT को क्वालिफाई करने में played a big role in exam. Okay, let's start with 3 tips of comprehension, जहाँ स्टूडेंट्स उन टिप्स को फॉलो करेंगे लेकिन instantly increase and improve their marks by 15 marks to qualify CSAT. Okay, first tip is to improve your reading speed. Now let's understand tip with an example. Please, with the help of facts and हमारा CSAT का पेपर 80 क्वेश्चंस का 200 मार्क्स का, जिसे हमें पूरा करना होता है 120 मिनट्स में। नाउ 2023 की बात करें तो देयर वर 27 क्वेश्चन का कॉम्प्रिहेंशन। तो अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारे पास बचता है सिर्फ 5 से 7 मिनट टू रीड ईच पैसेज इन दैट गिवन टाइम, और उस टाइम में आप सेकेंड रीडिंग कर ही नहीं सकते किसी भी पैसेज की। So key is highlighting each and every words. No, key is highlighting reading the passage fast. आपको फर्स्ट रीडिंग में ही उस पैसेज को then directly jump on to answer the questions. इस सेकेंड रीडिंग करने का आपके पास टाइम नहीं, आपको पढ़ना जल्दी होगा। एंड जब आप फर्स्ट रीडिंग कर रहे होंगे तभी आप इंपॉर्टेंट की टर्म्स, मीनिंग, जहां पर वो लाइन जो कंटेक्स्ट कहना चाह रही है आप लिख लें ताकि आंसर करते वक्त आपको दोबारा वो ना पढ़ना पड़े। So this is the first tip to read the passage quite quickly. Now coming to the second tip, that is able to understand the essence of passage very quickly. अब ये क्यों important है? क्योंकि जब हम पैसेज पढ़ते हैं, पैसेज का जो मीनिंग है अगर आप उसे समझ पा रहे हैं तो आंसर करते वक्त आपको डिफिकल्टी होगी। Let's understand with it. सपोज पैसेज ट्राई के बारे में है, इंटरनेट रेगुलेशन के बारे में है, लेकिन क्वेश्चन आ सकता है नेट न्यूट्रलिटी के ऊपर। तो अगर आपने मीनिंग, एसेंस समझा है पैसेज, डेफिनेटली आंसर अबाउट नेट न्यूट्रलिटी आप आंसर कर पाएंगे। ओके, ये सेकंड टिप थी कि आपको मीनिंग और एसेंस समझना ही पड़ेगा पैसेज आंसर इट क्वाइट इफेक्टिवली एंड एक्यूरेट। नाउ कमिंग टू द थर्ड पॉइंट which is very very important. Generally लोग इसको फर्स्ट पॉइंट बताते हैं, लेकिन मैं इसको थर्ड पॉइंट बता रही हूँ बिकॉज नाउ इट्स ओनली 10 days और यहाँ पर वो चीज इम्प्रूव बहुत जल्दी से नहीं होगी, लेकिन देयर इज अ ट्रिक टू ओवरकम दैट प्रॉब्लम। ओके, एंड द पॉइंट इज योर वोकैबुलरी। अब वोकैबुलरी इम्प्रूव करना इज अ लॉन्ग टाइम प्रोसेस। न्यूज आर्टिकल पढ़ना, इंग्लिश जो न्यूज है वो देखना, ये सारी चीजें एक लंबे टाइम के लिए आप करेंगे वोकैब बढ़ेगी। जैसे कि आप डिक्शनरी पढ़ रहे हैं उसमें सारे टर्म्स को, लेकिन अब 10 दिनों में वोकैबुलरी तो इम्प्रूव होगी नहीं। तो उसे टैकल करने के लिए क्या कर सकते हैं? उसे टैकल करने के लिए ये किया जा सकता है कि वोकैबुलरी को डेसिफर करना, ताकि कैसे डेसिफर करेंगे? बाय अंडरस्टैंडिंग द कंटेक्स्ट ऑफ द पैसेज। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड इट विद एन एग्जांपल। सपोज आपकी सेंटेंस है पैसेज में that no judicial funding Brooks no further delay in revamping. Now student will get confused कि भाई ब्रूक्स का मीनिंग क्या होता है, और उन्हें लगेगा कि अगर हम ब्रूक्स का मीनिंग जानते हैं तभी उस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं,
लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि अगर आपने कंटेक्स्ट समझ लिया उस स्टेटमेंट तो ब्रूक्स का मीनिंग आपको ऑटोमेटिक समझ में आता। यहाँ पर ब्रूक्स का मतलब है देयर इज नो टॉलरेशन, नो जुडिशरी इंडिया will not tolerate it to further delay rampant. Without So, even knowing the word, you exactly, can understand the passage. Exactly, that's what I'm trying to say. That ब्रूक्स का मतलब पता होना आपको जरूरी नहीं, आप इसे by understanding the context of that sentence, Right. and that's how you can overcome the problem of deciphering vocabulary or comprehension passage. Okay, so प्लीज अडॉप्ट दीज 3 टिप्स एंड आई गारंटी यू कि आपकी कॉम्प्रिहेंशन में मार्क्स 10 से 15 नंबर इंस्टेंटली इंक्रीज हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है टू काम डाउन योर माइंड इन द एग्जाम हॉल, क्योंकि पैनिक अगर आप होते हैं तो ये तीनों ट्रिक्स काम नहीं आने वाले। सो माइंड एंड अप्लाई ऑल दीज टिप्स। नाउ स्मृति, अब ये तो कॉम्प्रिहेंशन की बात हो गई। द मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, सेकेंड पार्ट ऑफ द CSAT पेपर, Can you please explain and share your strategy कि कैसे हम सेकेंड पार्ट में CSAT में अच्छे जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं? सीता, अगर हमने प्रेशर क्वेश्चन को एनालाइज तो उसमें से अगर देखेंगे तो अराउंड 40 क्वेश्चंस आपका क्वांट से आता है और 9 क्वेश्चन आपका रीजनिंग से आता है एंड 5 क्वेश्चन फ्रॉम द डेटा सफिशिएंसी। तो एंड अगर उसका लेवल ऑफ डिफिकल्टीज अगर देखा जाए तो यूपीएससी एक ट्रेंड चलाता है, मतलब उसने जैसे कोई पर्टिकुलर ईयर में मैथमेटिक्स को एक सब्जेक्ट को, जैसे मैथमेटिक्स, रीजनिंग एंड पैसेज, उनमें से कोई एक को हमेशा इजी रखता है, कोई एक को मॉडरेट और एक को डिफिकल्ट रखता है। बट ये ट्रेंड चेंज हो रहा है 2021 के बाद, तो एक को मॉडरेट रखता है, बाकी दोनों को डिफिकल्ट रखता है। तो ओनली अगर कोई आपने स्पांट पे फोकस कर रहे हैं या फिर रीजनिंग पे फोकस कर रहे हैं या फिर पैसेज पे फोकस कर रहे हैं, आप बहुत चांसेस है कि आपका मार्क्स कट ऑफ से क्लियर नहीं हो सकता। तो इसीलिए आपको सब एरिया पे फोकस करना पड़ेगा विद ए प्रायोरिटाइजिंग द सब्जेक्ट। ठीक है, तो इसकी रिगार्डिंग में मैं आपको कुछ अभी सजेशन देने वाला हूँ स्टूडेंट्स को, कैसे वो लास्ट 10 डेज में करने हैं। फर्स्ट आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा 15 to 20 टॉपिक्स इन रीजनिंग एंड क्वांट। तो आप एक बार जब आइडेंटिफाई करें, उसके अच्छे से उसका जो कंसेप्ट है, जो ट्रिक्स है, उसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए। उसके बाद जितने सारे PYQ है 2013 से लेके 2023 तक, सबको आप प्रैक्टिस करिए। इससे आपको काफ़ी इंसाइट्स मिलेगी। तो वो चीज़ें जब आप रियल एग्जाम में बैठेंगे तो आपको वो प्रॉब्लम नहीं करेगा, क्योंकि आप सब्जेक्ट के साथ ज़्यादा अक्वेंटेड हो जाएंगे। मैं यहाँ पर एक चीज़ ऐड करना प्लीज। जब भी आप मैथ्स या सॉल्व कर रहे हैं, लास्ट 10 डेज में सारे फॉर्मूलाज जो हैं आपको एक जगह पर लिख कर रखें, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपको हर बार वो चैप्टर्स पलटने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भाई ये चैप्टर्स में कौन सा फॉर्मूला था, उस चैप्टर्स में कौन सा फॉर्मूला था। कलेक्ट योर फॉर्मूलाज, ताकि आप इंस्टेंटली जो है 10 दिन में अपनी प्रैक्टिस जो है वो सस्टेन कर। एंड इन रियल एग्जाम जब आप एग्जाम में रहेंगे तो आपका जो क्वेश्चंस आएगी अराउंड आई थिंक 50 क्वेश्चन फ्रॉम द क्वांट एंड रीजनिंग, बट आउट ऑफ दैट 50 क्वेश्चन अराउंड 30 क्वेश्चन डुएबल है, जो इजी टू मॉडरेट है। तो आपको वहाँ पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा एक्यूरेसी पे। ठीक है, तो जैसे आप उस पर करेंगे तो आपका एक्यूरेसी मोर देन 80% होना चाहिए। तो ये तो एक मतलब मैं कहना चाहूँगी कि होना ही चाहिए, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन में जो आप कंटेक्स्ट समझ रहे हैं दैट कैन गो रॉन्ग, लेकिन मैथ्स, एप्टीट्यूड, डेटा इंटरप्रिटेशन, इन सब में एक्यूरेसी लेवल जो है वो 100% होनी चाहिए। तो आप ऐसे सॉल्व करें क्वेश्चन को कि आप 100%, यानी आप पूरे कॉन्फिडेंट हो कि मैंने 5 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं मैथ्स के, तो 5 सही हैं। ओके, इन रियल एग्जाम जब आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, कहीं पर आपको बहुत डिफिकल्ट फेस कर रहा है, कहीं पर आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है, वो क्वेश्चंस को आप छोड़ के आगे बढ़ना चाहिए, ताकि आप पूरा का पूरा क्वेश्चंस को एक बार अटेम्प्ट कर लें। जो इजी क्वेश्चन है उसको एक बार सॉल्व करना चाहिए। यही था तो कुछ टिप्स जो आपको फॉलो करना चाहिए लास्ट 10 डेज फॉर क्वांट एंड रीजनिंग एंड द सेकंड हाफ ऑफ CSAT। ओके स्टूडेंट्स, ये थे हमारे टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर कॉम्प्रिहेंशन एंड द सेकंड हाफ ऑफ CSAT पेपर्स, एंड आई गारंटी यू कि अगर ये आपने फॉलो किए, आप अपने मार्क्स 90+ जो वो स्कोर कर सकते हैं इन CSAT पेपर। तो प्लीज शेयर योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। आपको हमारा पॉडकास्ट, हमारी स्ट्रैटेजी, सारी चीजें कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस एंड डू लेट अस नो व्हाट्स योर ओपिनियन। प्लीज
like, share and subscribe Prepayesha.